आज कंपनी लॉ में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप, टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। वैसे टॉपिक अपन थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं, चलो रिवीजन हो जाएगा, मेरा भी आपका भी। लायबिलिटी के आधार पर कंपनीज को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? तो 3 कैटेगरी। आप चाहो तो पहले 2 कैटेगरी में कर लो, कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी विद अनलिमिटेड। फिर लिमिटेड 2 टाइप से, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। तो यहां पर वो तीनों एक साथ बता दी। तो सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स की, जिसके मेंबर की लायबिलिटी हो तो गई, लेकिन कितनी? जितने वो शेयर परचेज करेगा उतना ही पैसा कंपनी को देगा, बाद में चाहे कंपनी पर कितना ही डेब्ट ड्यू हो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। तो ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, और लिमिटेड भी कंपनी के कैपिटल तक है सर, कैपिटल से ज्यादा नहीं, ऐसी जो कंपनी होगी उसको बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स उस मेंबर ने परचेज किए हैं उतने अमाउंट तक आपसे कॉल किया जा सकता है, और ये जिस दिन आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए उस दिन कंपनी आपसे कोई भी अमाउंट कॉल। एक बात और याद रखना, शेयर्स की अनपेड अमाउंट कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ भी कॉल कर सकती है और वाइंडिंग अप के टाइम भी कॉल कर सकती है। अब आता है सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में शेयर कैपिटल होना जरूरी नहीं है, वहां पर कंपनी की मेमोरेंडम जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर बनाते हो ना, उसी में लिख देंगे कि जो भी हमारी कंपनी का मेंबर बनेगा वो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज अमाउंट कंपनी की एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेगा, कंपनी को देगा जब कंपनी वाइंडिंग अप में आएगी। यानी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में गारंटी अमाउंट मेंबर कंपनी को पे तो करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही, उससे पहले कभी नहीं। तो इसलिए जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी होती है जनरली ये ज्यादातर एनपीओ होती है, इनका मेंबर बनने के लिए कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि इसमें चैरिटीज, डोनेशंस, गिफ्ट इनके थ्रू ही पैसा आएगा। हाँ, लेकिन यदि जब कभी कंपनी वाइंडिंग अप में आए बाई चांस, उस वक्त मेंबर को वो जो अमाउंट उन्होंने एग्री की थी कंपनी इनकॉर्पोरेट होते टाइम मेमोरेंडम में जो अमाउंट मेंशन की थी उतनी अमाउंट उन मेंबर्स को पे करनी है, उससे ज्यादा नहीं। फिर चाहे कंपनी पर कर्जा कितना भी हो उससे मेंबर को कोई फर्क नहीं। और जो अनलिमिटेड कंपनी होती है वैसे तो आपको प्रैक्टिकली कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म की तरह हो गई। यदि अनलिमिटेड कंपनी है तो उसके मेंबर की लायबिलिटी पता है कितनी होगी? अनलिमिटेड। जितने शेयर आपने परचेज किए वो पैसा तो दो ही, और कल यदि कंपनी वाइंडिंग अप में आई और कंपनी पर कर्जा ज्यादा है, एसेट्स थोड़ी सी हैं, तो एसेट सेल करके लायबिलिटीज को जो पेमेंट हो गया वो हो गया, बची हुई लायबिलिटी मेंबर और पे करेंगे। तो ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की होती है, अनलिमिटेड होती है, तो ऐसी कंपनी को बोलेंगे अनलिमिटेड कंपनी। हाँ सर पूछो। नहीं होती, मैंने तो देखा नहीं है और आप लोग भी नहीं देखोगे। और फिर भी कोई बना ले, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लो, बट आपके साथ ये रिस्क हमेशा रहेगी कि आपके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जो शेयर खरीदोगे वो पैसे तो दोगे ही, उसके अलावा कंपनी की लायबिलिटी विल बी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स वाइंडिंग अप के टाइम। हाँ भाई, कंपनी लोग बनाते इसीलिए हैं सर, मैं वही बता रहा हूं, मार्केट में जहर मिलता है ना, गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया हुआ ना, अब खाना नहीं खाना ये आपके विवेक पे आधारित है। हाँ, पब्लिक प्राइवेट कैसी भी हो सकती है। अब मान लो पब्लिक कंपनी है, पब्लिकली शेयर इश्यू करना चाहती है, कोई जहर बेचने वाला यदि गली गली घूम के बोले कि जहर ले लो जहर, कौन लेगा? कोई ले तो फिर भी मना नहीं है। वाइन्स की शॉप है ना, वाइन्स की शॉप होती है ना, अब पीना नहीं पीना तो अपने पे डिपेंड करता है, कम पीना, ज्यादा पीना, नहीं पीना। क्या जहर कहाँ मिलता है? अभी कोई काम का नहीं है, अभी फाउंडेशन में तो पास हो रहे हो, और इंटर में पढ़ाई कर लो तो काम आएगा नहीं, और फिर फाइनल में देखेंगे, और फाइनल में पढ़ाई हो जाएगी तो कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है,
तो भगवान करे कभी ना जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी चूहे हुए मारने के लिए दवाइयां मिली जाती हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी प्रैक्टिकली सच में नहीं मिलेगी। क्या आप अपने किसी क्लाइंट को सजेस्ट करोगे क्या? या आपको अपने बिजनेस के लिए खुद कंपनी बनानी हो तो आप बनाओगे क्या? नहीं बनाएंगे सर। देखो, लॉ में ऑप्शन होना अलग चीज है, लेकिन उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना तो फिर नॉर्मली अलग चीज है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत प्यारा है सर, ये बार बार 2-3 बार आप पहले भी पढ़ चुके हो। आज इस टॉपिक को आप डिकोड कर ही लेते हैं। सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट के लिए बनी है जिसमें सामाजिक वेलफेयर यानी सोशल वेलफेयर ही प्रायोरिटी हो सकता है। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, आर्ट, कल्चर, रिसर्च या और कोई रिलीजियस एक्टिविटीज या कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए बिजनेसमैन को आप ट्रेनिंग दोगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपना खुद का व्यापार स्टार्ट कर पाए। ऐसे कोई पर्पज के लिए आप कंपनी बनाते हो। और सेकंड, आप पहले लिख दोगे अपनी मेमोरेंडम में कि हम इन एक्टिविटीज से जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, इरादा नहीं है बट सरप्लस तो हो सकता है, डोनेशंस ज्यादा आ गए, उतना खर्चा हुआ नहीं तो सरप्लस तो होगा अकाउंट में। जो भी हमारा सरप्लस होगा, इनकम होगी, वो हम डिविडेंड के रूप में हमारे शेयर होल्डर को नहीं देंगे, बल्कि वो सरप्लस वापिस री इन्वेस्ट करेंगे उसी एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाने। जो कंपनी इन दो ऑब्जेक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट होती है सर, उस कंपनी के सेक्शन 8 का लाइसेंस लेना हो। यदि आप चाहते हो ना आपको ऐसी कंपनी बने, तो आपको पहले सेक्शन 8 का लाइसेंस लेना हो, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी सर। यानी जहां पर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, वहां से आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की, और साथ साथ में ये लाइसेंस मिलेगा कि आप सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हो। तो आप अपने नाम के आखिर में लिमिटेड वर्ड लगाने के लिए बाउंड नहीं। फिर आप अपने नाम के आखिर में, जैसे आप ABC फाउंडेशन, XYZ चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसा कुछ भी नाम रख सकते। इसलिए सेक्शन 8 कंपनी के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड मिले ही ऐसा जरूरी नहीं है। रखना चाहे वो लोग रख लें, लेकिन उनके लिए कंपलसरी नहीं। अदरवाइज आपको ध्यान है, यदि कोई भी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के साथ होगी तो लिमिटेड वर्ड जरूर होगा, बिना उसके इनकॉर्पोरेशन ही नहीं होता। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के पास ऑप्शन है, वो बाउंड नहीं है कि वो लिमिटेड वर्ड अपने नाम के आखिर में लगाए। आइए पढ़ते हैं। तो एज पर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, इट इज नेसेसरी, ये कंपलसरी है कि द नेम ऑफ एवरी कंपनी शैल हैव द लास्ट वर्ड्स एज लिमिटेड। कंपनी के नाम का आखिरी शब्द लिमिटेड होना चाहिए ना, और प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए ना। लेकिन सेक्शन 8 आपको परमिशन देता है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे दे तो आप बिना लिमिटेड वर्ड को यूज किए भी और कंपनी बना सकते हो। लेकिन सेक्शन 8 की परमिशन मिलेगी कब? जब आप ये 2 कंडीशन पूरी कर दोगे। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू फॉर्म ए कंपनी फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, चैरिटी या अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई आपका उद्देश्य होना चाहिए। एंड साथ साथ में आप ये भी लिखोगे अपनी मेमोरेंडम में कि हमारी कंपनी प्रोहिबिशन लगाती है कि हम कभी भी मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे। यानी इन सब एक्टिविटीज में हमारे पास ज्यादा डोनेशंस आ गई, सरप्लस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो प्रॉफिट ये जो ऑब्जेक्ट थे उन्हीं को ही अचीव करने में और इन्वेस्ट कर देंगे। एक स्कूल ओपन किया, खूब सारे स्टूडेंट्स हो गए, उसमें एक नॉमिनल फीस हम चार्ज कर रहे हैं, और मान लो उस स्कूल में प्रॉफिट हो तो हम दूसरा स्कूल स्टार्ट और कर लेंगे, लेकिन हम उस प्रॉफिट को कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यानी उस कंपनी बनाने वालों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी का ऑब्जेक्ट फायदा लेने के लिए होता ही नहीं। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए। पूछो। चलो मान लो रिलीजन है, मंदिर है, देखो अब वो डिपेंड करता है सर। आपने उसको ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया तो ट्रस्ट, सोसाइटी एक्ट में करवाया है तो सोसाइटी, और कंपनी में कराओगे तो कंपनी।
कंपनी में होगी तो सेक्शन 8 में होगी। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं आपको, यदि प्राइवेट ट्रस्ट है फिर आप ट्रस्ट एक्ट में जाओगे, क्योंकि ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट और पब्लिक दो ट्रस्ट होते हैं। और यदि प्राइवेट ट्रस्ट है तो ज्यादातर मंदिर में यही रूल है, जो वहां पर पाठ पूजा करने वाले पुजारी होते हैं, जो भी डोनेशन आएगा वो वही रखते हैं। टैक्स तो सर आप 85% ये बता दो कि हमने खर्च कर दिया। देखो टैक्स कौन सा, दो चीज आप ध्यान से सुनो। कैश में चढ़ावा आता है, किसने गिना है? जो अकाउंट में एंट्री होगी वही तो इनकम है। नहीं समझे? नोट बदली के टाइम पर सबसे अच्छा रास्ता यही था, सबसे अच्छा रास्ता था ये। बस वो पुजारी जी जानकार होना चाहिए। 5 करोड़ रुपए उसको कैश दिए तो बोल देगा भाई हमने तो गल्ला आज खोला है, हमारे गल्ले में मिले। 10% वो रखता था, बाकी आपको दे देता। बोलते थे ना नोटबंदी के टाइम पर कि ब्लैक मनी मिली, 1 भी रुपया मिला क्या? सारा का सारा पैसा वापस बैंक में आ गया। ये रास्ते थे ना। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर हैं इनमें एक पर्टिकुलर फैमिली है। जैसे गणेश जी का मंदिर है, तो गणेश जी के मंदिर में जो अभी पाठ पूजा कर रहे हैं उन्हीं के आने वाली जनरेशन ही वो पाठ पूजा करेगी। और वो उनका घर मकान देखोगे आप, बिल्कुल राजा की तरह है, 2 5 8 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां। और जो भी मंदिर में जाएगा, प्रसाद चढ़ाए या ना चढ़ाए, 2 5 10 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए चढ़ाएगा चढ़ाएगा। और देखो जो 500 रुपए चढ़ाएगा ना, वो 500 रुपए को, उस नोट को खोल करके ऐसे सबको दिखा करके, और जो कोई गरीब होगा भक्त मेरी तरह बेचारा कम चढ़ाता होगा, वो 10 रुपए का नोट पतला सा बना करके, कोई नहीं देखेगा, ऐसे करके झट से डाले और फिर भगवान को हाथ जोड़ दे। खैर ये आस्था का विषय है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन यदि वो प्राइवेट ट्रस्ट है तो जितना भी वहां पर पैसा आएगा वो सारा पैसा जो पाठ पूजा करने वाले उनके। आप और कोई हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर भी सेम यही है। मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, मेरे सुनने में आया है, मुझे पक्का नहीं पता। जैसे सालासर हनुमान जी हैं, वहां पर शायद 2 फैमिली हैं, तो 6 महीने का ऐसे चलता है कि 6 महीने तक ये काम पाठ पूजा करेंगे, 6 महीने ये पाठ पूजा करेंगे, तो 6 महीने में ठीक ठाक आ जाता है। और फिर कोई BMW लेके आ गया, कुछ और आ गया। उदयपुर के पास में सांवरिया सेठ जी का मंदिर है, तो लोग बाग बताते हैं हमें तो दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, कि वहां पर जैसे कोई स्कॉर्पियो लेके आए तो चाबी छोड़ के चला गया कि भगवान ये आपकी है। अब कौन भगवान कैसे चलाएगा उसको? भगवान का तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता, तो पुजारी जी चलाएंगे, और पुजारी जी ही भगवान है। ऐसे कोई BMW छोड़ जाए, मुकेश अंबानी जी आए, उनके लिए BMW को, अपने लिए 11 रुपए, मुकेश अंबानी जी के लिए BMW बराबर है। तो आकर के बोल देंगे कि भगवान ये मेरी तरफ से। सेफ्टी भी तो जरूरी है यार। रोल्स रॉयल छोड़ जाए, भगवान जी आपको ऐसे चलते टाइम झटके लगते हैं, नहीं लगेंगे ये लोग। बाकी ये सब आस्था के विषय हैं, बाकी आप लोग समझदार हो। टैक्स नहीं होता सर। आज आप जयपुर में देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं कि मंदिर वाले को अच्छा काम नहीं करते हैं सर, कई के बारी लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं। जैसे अभी रैन बसेरा बने हुए हैं गरीबों के लिए, आप देखेंगे रोड के किनारे सर्दियों में उनको सर्दी ना लगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो रैन बसेरा बने होते हैं टीन शेड के। तो वो कौन रन कर रहा है जयपुर में? तो मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर प्लस नगर निगम दोनों मिलकर के। फिर जैसे मान लो कोई का बर्थडे होता है, कोई बड़े VIP लोगों का, कई लोग सच में बहुत अच्छा करते हैं, उन्होंने 50 कंबल परचेज कर लिए, 101 कंबल परचेज कर लिए। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे जो रैन बसेरा है वहां पर लोग मिलेंगे, तो वो उनको कंबल गिफ्ट दे दिए, तो उनको सर्दियों में ठीक है, उनका काम चलता। कोई का बर्थडे है या और घर में प्रोग्राम है, तो कई लोग ऐसे उनको खाना भी खिला देते हैं। कोई का एकादशी का व्रत है, तो कई बार होता है ना कि मुझे एकादशी का व्रत है और इतना लोगों को खाना खिलाना है, तो ऐसे तो किसी को अपन घर पे बुलाते हैं और करते हैं, कोई आता नहीं है,
बट ऐसे आप जगह चले जाओ वहां 50-100 लोग मिल जाएंगे। अभी तक तो मुझे नई सरकार का तो ध्यान नहीं, लेकिन अभी तक जैसे गहलोत जी की सरकार थी तो एक इंदिरा रसोई करके एक कार्यक्रम चलता था, 8 रुपए में सुबह भी खाना मिलता था, शाम को भी मिलता था। अब वो सरकार बदलती है तो बीच में उसको रोक देते हैं, उसका नाम बदल देंगे जो भी हो। तो उससे क्या होगा, अब उनको देखो 8 रुपए में खाना मिल जाता है। तो ऐसे कई वो लोग हैं जो डेली काम करते हैं, 100-200 रुपए मिलते हैं उनको, और वो अपना खाना पीना खा करके। तो कई संस्थाएं अच्छा भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग ही मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा करने वालों की परसेंटेज कम हो, लेकिन अच्छा करते हैं। कई लोग सीए में बनने के बाद में अपनी सैलरी में से कुछ परसेंटेज निकाल करके करते हैं, लेकिन वो किसी एनजीओ के नाम से नहीं, वो खुद अपना एक कोज डिफाइन करते हैं कि भाई जैसे अपने आगरा हाईवे पर एक कुष्ठ आश्रम है, 3-4 कुष्ठ आश्रम है वहां पर, उन लोगों के किसी के हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, वो काम नहीं कर सकते, और वो कभी ऐसे बेगिंग भी नहीं करते, वो भीख नहीं मांगते, उधर ही रहते, उनको जरूरत ही नहीं है। कई हमारे ऐसे जानकार हैं, वो उनको जैसे हर सर्दी में कंबल दे के आ जाएंगे, फिर वहां पर जो उस कुष्ठ आश्रम को चलाता उस मैनेजर को अपने फोन नंबर दिए हुए, जैसे मालूम उनके पास गेहूं खत्म हो गई तो बोल देते हैं साहब 2 क्विंटल गेहूं भिजवाओ, पैसे नहीं लेते। तो जैसे उनको 2 क्विंटल गेहूं पहुंचा दिए, 1 क्विंटल राइस पहुंचा दिया, कभी 10 लीटर तेल पहुंचा दिया। तो वो एक कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं, 5-10 लोगों ने मिलकर अपना ग्रुप बना रखा है। अब उनकी महीने की 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है, यदि क्वार्टरली 10,000 रुपए देने भी पड़ गए तो उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं, और उन लोगों को खाना मिलता। तो कई लोग हिडन रूप से बहुत अच्छा करते हैं, उनको सेक्शन 8 कंपनी की जरूरत नहीं है। वैसा नहीं कि वो कोई नाम के लिए काम कर रहे हैं, वो उनका इच्छा है। कोरोना के टाइम पर लोगों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की सर, पैकेट बना बना करके फूड जितना हो सकता था डिस्ट्रीब्यूट किया ही। अब कोई मेरी तरह था जो ये चाहता था कि मेरा नाम दिखे तो वो फोटो वोटो क्लिक करके फेसबुक पे डालता था, और जो आप लोगों की तरह सच्चे और अच्छे थे साइलेंटली अच्छा करते ही। अच्छा करने के लिए फेसबुक पर फोटो डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेरी तरह पागल हैं जिनको कोई दिमाग तो है नहीं, देंगे कुछ भी नहीं, फोटो खिंचवाना सबसे पहले, वो फोटो के बीच में कोई और ना आ जाए, क्योंकि जब देश के राजा को ही फोटो खिंचवाने का शौक हो तो जनता को तो होगा ही। तब तक ये टॉपिक पढ़ लें, आइए पढ़ते हैं। हाँ, एक सेक्शन मिलेगा आपको 80G। हाँ, लेकिन वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो ऐसे किसी भी ट्रस्ट को दे दोगे नहीं मिलेगा। जिस भी ट्रस्ट को आप डोनेशन देना चाहते हो कल, तो जितना आप डोनेशन दोगे ऐसी कोई सेक्शन 8 कंपनी को, तो वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो फिर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80G में जितना डोनेशन देते हो शायद उतना या उसका आधा, ऐसा कुछ आपकी इनकम में से लेस हो जाता है। वो आप एक बार अपनी टैक्स की फैकल्टी से, वो डिडक्शन का चैप्टर लेकिन बहुत अभी तो नहीं आएगा, वो चैप्टर 6A के आसपास जाके आता है, 80C से लेकर के, हाँ 80U ऐसा कुछ होगा, तो उसमें एक 80G सेक्शन आएगा, वो इसी चीज का है। ज्यादा मुझे टैक्स का नॉलेज नहीं, तो प्लीज मैं कुछ गलत बता दूंगा, हाँ तो कहीं बाई चांस फिर हो जाए। कंपनी लॉ का होगा तो मैं थोड़ा बहुत बता पाऊंगा। आइए अब आते हैं सेक्शन 8 कंपनी की फीचर्स क्या क्या है। तो हर्षिता सबसे पहली फीचर देखो आप, एक बार आपने सेक्शन 8 कंपनी बना ली, तब तो बोला कि हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, सेक्शन 8 का लाइसेंस मिल गया, अब आप ऑब्जेक्ट बदलना चाहते हो, नहीं बदल सकते, और यदि ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, जिसने लाइसेंस दिया है वो परमिशन देगा तो ही आप अपने ऑब्जेक्ट बदलो, अदरवाइज आप अपने ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे। नेक्स्ट, हाँ सेक्शन 8 कंपनी को यह फायदा है कि स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। बाकी अपन नॉर्मल और कोई कंपनी बनाते हैं ना तो स्टाम्प ड्यूटी के चार्ज लगते हैं, सेक्शन 8 कंपनी पर स्टाम्प ड्यूटी के चार्ज बच जाते हैं। नेक्स्ट सर, मिनिमम पेड अप कैपिटल, अभी वैसे तो ये तीसरा पॉइंट सभी कंपनीज के लिए एग्जम्प्टेड है। आज यदि आप कोई कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं जीरो तो नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और आप 2 मेंबर हो, तो एक एक शेयर तो खरीदोगे ही कम से कम, तो 10-10 रुपए शेयर की वैल्यू है तो 20 रुपए।
बट ऐसा कोई मिनिमम नहीं है, मिनिमम से मिनिमम शेयर्स आप ले सकते हो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट है सर, फोर्थ पॉइंट। सर यदि आपने कंडीशंस का वोलेशन किया, कंपनी बना तो ली सेक्शन 8 कंपनी, तब तो ये कहा था कि हम डिविडेंड नहीं देंगे, हमारे मेंबर्स को कोई फायदा, और बाद में आप उन कंडीशंस का वोलेशन कर रहे हो। तो सर जो लाइसेंस दे सकता है वो लाइसेंस ले भी सकता है। तो रिवोक करना मतलब विड्रॉ करना, कैंसिल करना। और यदि आपका लाइसेंस विड्रॉ हो गया तो ऑन रिवोकेशन, यदि लाइसेंस सेक्शन 8 कंपनी का कैंसिल हो गया तो तब सेक्शन 8 वाले जो भी फायदे थे वो खत्म। अब आप अपनी कंपनी के नाम के आखिर में लिमिटेड, यदि पब्लिक हो तो, और प्राइवेट थे तो प्राइवेट लिमिटेड आपको लगाना। तो सेक्शन 8 कंपनी आप तब तक ही यूज कर सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी का फायदा तभी तक है जब तक वो दोनों कंडीशंस आप पूरी करें। अब आता है सर लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। चलो पूछ लो, जल्दी पूछ लो। कौन बन सकता है? हाँ बन सकते हैं, जैसे मान लो, नहीं अब जो भी मेंबर बनेगा तो मिनिमम एक शेयर तो खरीदेगा ही खरीदेगा। नहीं, शेयर फ्री कभी नहीं मिलती, मिनिमम देना। हाँ ये लिमिटेड बाय गारंटी है, आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो फ्री है, अभी कुछ नहीं देना, लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम जो गारंटी अमाउंट मेंशन वो सभी मेंबर को ही देनी। वो डिपेंड करता है कंपनी के नेचर। सर यदि आपको नई सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, जैसे आज आप सीए में बन जाओगे, क्लाइंट आता है आपके पास कि सर हमें एक सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, एनपीओ बनाना है, तो ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होंगे। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए आप ऑनलाइन आरओसी के पास एप्लीकेशन लगाएंगे, उसका एक फॉर्म बता देता हूं, ठीक है। उसका फॉर्म का नाम है स्पाइस INC32। इस पर्टिकुलर फॉर्म में आप एप्लीकेशन लगाएंगे और इसके साथ में फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अटैच हो, आपकी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये भी आजकल ऑनलाइन ही बनती है, अलग से अटैच नहीं करनी होती। INC यानी इनकॉर्पोरेशन। देखो एक्चुअली क्या है कंपनी लॉ में, एक चीज ध्यान से सुनना, कंपनी लॉ में टोटल सेक्शन कितने हैं? 470, 470। तो कंपनी लॉ में भी चैप्टर बने हुए हैं, कंपनी लॉ में लगभग 29 चैप्टर हैं। नहीं, आपके सिलेबस में सारे नहीं। तो जो पहला चैप्टर है दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, फिर उसमें आगे आएगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, फिर उसके आगे शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, फिर उसके आगे डिपॉजिट्स, चार्ज, अकाउंट्स, ऑडिट, मैनेजमेंट, ऐसे चलते रहे। तो जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड टॉपिक है उनका जो भी फॉर्म फाइल होगा उस फॉर्म से पहले INC लिखा होगा। जैसे अपन आगे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में चलेंगे ना, तो वहां फॉर्म ऐसे मिलेंगे, फॉर्म SH7, SH4, फिर आप बोलोगे सर SH बोले तो शेयर कैपिटल। जो अलॉटमेंट से रिलेटेड फॉर्म है वहां मिलेगा PAS, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, तो वहां PAS लिखा मिलेगा। तो वो चैप्टर का नाम जो है ना उसकी एक शॉर्ट फॉर्म, तो वो एक फॉर्म का नाम दिया। तो सबसे पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए तैयार करनी है। सेकंड पॉइंट, कोई एक प्रोफेशनल, 4 प्रोफेशनल में से किसी एक को हायर कर लो। आप खुद सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते, आपको एक प्रोफेशनल को हायर करना हो। वो प्रोफेशनल को एडवोकेट हो सकता है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। और ये चारों लोग जॉब नहीं कर सकते, ये वो ही जो प्रैक्टिस में हो। सर जब तक आप प्रैक्टिस में हो ना तो ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरी। जिस दिन आप जॉब करने लग गए ना आपकी सी खत्म, सी खत्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सी खत्म, अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की सी खत्म, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी का सी खत्म, सेक्रेटरी। ये प्रोफेशनल डिग्री बनी इसलिए है कि आप अपना खुद का सेटअप करो। जॉब करने के लिए तो बीकॉम लोगों ने की है ही ना। बट आजकल क्या हो गया, कुछ वैकेंसीज ऐसी आने लग गई जिसमें अप्लाई ही वो कर सकता है जिसने CME की डिग्री हो या CA की डिग्री हो या CS की डिग्री। इसलिए लोग धीरे धीरे ये अब चाहे CA करके CMA करके उधर जा, नहीं पहले लोग जॉब कम करते थे, ये डिग्री बनती इसलिए थी कि मुझे खुद का ऑफिस सेटअप है।
लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी जैसी सबसे ज्यादा कोस्ट अकाउंटेंट को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ, और पैकेज भी ठीक ठाक, क्योंकि गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो पैकेज हैं वो आज के दिन में प्राइवेट जॉब से अच्छे हैं सर। जैसे बैंक में है, इंश्योरेंस में है, यदि आप डायरेक्ट स्केल 2 में आते हो, और डायरेक्ट स्केल 2 में आओगे आप लोग, तो लगभग पैकेज बता रहा हूं मैं आपका 1 लाख के आसपास होता है, और सैटरडे संडे ऑफ। और यदि बैंक में आप हो, जैसे मान लो आप एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, तो पता है सर आपको लोन किस इंटरेस्ट रेट पे मिलता है? 4%। हाउसिंग लोन 4%, कार लोन, आप तो गाड़ी ले लो महंगे से महंगी, लोन बैंक देगा, सिंपल इंटरेस्ट 4%, सिंपल इंटरेस्ट सर। कई लोगों का तो बिजनेस ही यही है, बैंक से पर्सनल लोन ले लेंगे और आगे ब्याज पे चला दो। तो मार्केट में किसी को पैसे ब्याज पे देते हैं तो 1.5 रुपया सैकड़ा मिलता है, यानी 18% पर एनम। बैंक वाला कितना ले रहा है अपने से? क्यों? कि अपना ही बैंक है। स्टाफ को लोन मिलता है 6%, कितना डिफरेंस हुआ? 12%। एक सैलरी के साथ में एक साइड इनकम स्टार्ट। बट ये चीजें अभी मत दिमाग लगाओ, अभी पहले डिग्री ले लो आप लोग जल्दी से, ठीक है? अभी अभी पेपर आसान आ रहा है, जल्दी जल्दी कर लो। बाकी फाउंडेशन वाला पेपर देखा है था आपने, लड्डू टाइप का नहीं होता, ऐसा ही इंटर का होता है। 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, और सच बता रहा हूं सर, 13-14 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के ठीक होते हैं। मैंने आपको बहुत ज्यादा कोई फाउंडेशन में भी हवा हवाई बातें नहीं की, मैंने आपको हमेशा ही बोला ठीक ठाक पढ़ लोगे ना तो 80 से 90 के बीच में नंबर हैं, थोड़ी मेहनत कर लो 90 से ऊपर आ जाए। ये अब भी बोल रहा हूं आप, हर पेपर में 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने 2 नंबर के, 30 मार्क्स तो वो हो गए, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और फिर बाद में थोड़ा सिलेबस को डिवाइड कर लो, हर सिलेबस में 2-3 चैप्टर थोड़े हार्ड होते हैं, तो 2-3 चैप्टर इजी भी होते हैं, बाकी मीडियम क्लास के हैं। स्ट्रेटेजी बनाओ ना कि यार मैं ये 2 चैप्टर नहीं करूंगा, तो वैसे भी टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं। फर्स्ट कंपलसरी है ऑब्जेक्टिव वाला, बाकी 7 कितने करने? 7 में से 5। तो कोई ऐसा एक चैप्टर जो मुझे नहीं आता तो मैं नहीं पढ़ूंगा, उसका क्वेश्चन आएगा तो वैसे भी छोड़ के आना है, आता होता तो भी तो छोड़ के आता, 7 में से 5 ही करने थे, तो इतना क्यों दिमाग में बर्डन ले रहे हो आप लोग? अभी तो पढ़ लो, लास्ट में बता दूंगा आपको, लिखोगे अच्छा रहेगा। भाई एक तो होता है मंदिर में जाएं, भगवान को सिर्फ हाथ जोड़ के बोलो, रे कोई आरती श्लोक उसी वे में करें तो भगवान जल्दी सुनता है। तो सेक्शन नंबर से वो एग्जामिनर पर थोड़ा इंप्रेस आता है कि हाँ अच्छा स्टूडेंट है, बट इसका पूरे मार्क्स आपके आंसर शीट में 3 से 4 नंबर का ही फर्क पड़ेगा। एक तो मंदिर में जाए सिर्फ हाथ जोड़ करके आ जाए कि भगवान देख लेना, और एक आपको अच्छे श्लोक आते हो, आरती आते हो, 5-10 मिनट वहां खड़े सब करो तो भगवान को अच्छा लगेगा, तो जल्दी सुनेगा। और सिर्फ हाथ जोड़ के सुने उसकी भी गा, और वैसे भी भगवान तो भाव का भूखा है, भोग का भूखा नहीं है। सेकंड पॉइंट सर, आपको एक प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन लेनी होगी, सुनो प्लीज। प्रोफेशनल कौन कौन हो सकता है? कोई एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, और वो इस फॉर्म में डिक्लेरेशन देगा, फॉर्म INC 14। ये ऑनलाइन डाउनलोड होगा, इस पर वो CA, CS या CMA एडवोकेट लिख करके देगा कि हाँ ये सेक्शन 8 कंपनी जो लोग बना रहे हैं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, और ये लोग सेक्शन 8 कंपनी बनाने की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल कर रहे हैं, उस चीज को मैं सर्टिफाई कर रहा हूं। इसी चीज के पैसे मिलते हैं आपको, प्रोफेशनल के सिग्नेचर के तो पैसे होते हैं। अब ये आप दोगे तो फ्री में तो दोगे नहीं। अब जो भी लोग सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं वो आपके पास आएंगे तो ये डिक्लेरेशन आपको ही देनी है। नेक्स्ट, एक एस्टिमेट बताओ, यदि आपकी सेक्शन 8 कंपनी बन जाती है तो आपको अगले साल कितनी इनकम होने की उम्मीद है? कितना डोनेशन, इनकम मींस डोनेशन ही होगी, कितना डोनेशन मिलने की उम्मीद है, और कितना एक्सपेंसेज होने की उम्मीद है? ये एस्टिमेट है, इसमें आप है ना ठीक ठाक बताना कि हम ऐसे काम करेंगे, हमें उम्मीद है कि पहले साल में हम 40 से 50 लाख रुपए डोनेशन ले लेंगे, दूसरे साल में करीब 1 करोड़ रुपए, तीसरे साल में करीब 3 करोड़ रुपए। ये एस्टिमेट है, चाहे मिले ना 1 रुपया भी,
ये हमारी उम्मीद है। और बिजनेस हमेशा जिसके सामने भी प्रस्तुत करो अच्छा ही करो। तो आपको अगले 3 साल तक का प्रोजेक्शंस देने हैं। और इसका मतलब ये नहीं अर्षिता कि हमने बता दिया और सिर्फ इतना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उम्मीद थी हमारी, हमने तो तैयारी तो 100 नंबर की थी, हम पेपर तो 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आए। अब मार्क्स कम दिए तो एग्जामिनर की गलती है, हमने हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि हम कमी छोड़ना कमी देखना जानते नहीं, वो एग्जामिनर की सोच है कमियां ढूंढना, हमारी सोच नहीं है कमियां ढूंढना। लास्ट पॉइंट सर, जो लोग ये सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं ना, यानी प्रमोटर बोल सकते हो आप सर, वो भी एक डिक्लेरेशन देंगे कि हम सेक्शन 8 से संबंधित सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं और हम एलिजिबल। ये सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल बना करके और ऊपर जो फॉर्म बताया था ना स्पाइस वाला, उस फॉर्म के साथ अटैच करके आरओसी को सबमिट कर। अब 2, 5, 8, 10 दिन में जवाब आ जाएगा। डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लेंगे आपसे, और सब कुछ ठीक है तो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर। हाँ अच्छा, फीचर्स में बच गए थे कि यदि कोई एक सेक्शन 8 कंपनी है, जैसे कोई एनजीओ है, वो मर्ज होना चाहती है तो सेक्शन 8 में मर्ज हो सकती है, और वो भी सेम ऑब्जेक्ट वाली। सुनो, जैसे मान लो एक सेक्शन 8 कंपनी एजुकेशन सेक्टर में है, एक सेक्शन 8 कंपनी हेल्थ में है, हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी चला, वो दोनों मर्ज नहीं हो सकती। इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती, सेम कास्ट में मैरिज हो, ये लॉ ने क्लियरली बोल दिया। तो कास्ट चेंज करोगे तो फिर उसका पहले प्रोसेस करो, पहले आप कास्ट चेंज करो, फिर सेम कास्ट हो गए अब शादी करो। मर्जर मींस मैरिज। कोई प्रॉब्लम? अब बातें प्लीज देखो, अब आप जैसे शादी वाला टॉपिक आया है बातें करने लगे, मर्जर के टॉपिक पे रहो। नेक्स्ट टॉपिक सर, बोलो कौन सा टॉपिक? बस चलो ठीक है, तो फिर आज इतना पढ़ा देते हैं, कल फिर अपन इससे आगे और गो थ्रू करें। थैंक यू।